उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में समय जैसे थम सा गया था। एक समय था जब यहाँ काल फैक्ट्री नाम की एक विशाल कपड़ा फैक्ट्री गूंजा करती थी। आज वहां सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखें दबी हैं। रात 11:40 चंद्रपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। चंद्रपुर लोकल। इस ट्रेन में 7 लोग सवार थे। 4 बच्चे, राजू 14, मीरा 13, टिंकू 10 और सोना 9। उनके साथ थे दद्दाजी, एक 75 वर्षीय बूढ़े जो इन बच्चों के साथ अक्सर पुरानी कहानियां साझा किया करते थे। बाकी 2 अजनबी, एक औरत जिसकी गोद में काली बिल्ली थी और एक आदमी जो खिड़की से बाहर बिना पलकें झपकाए देखे जा रहा था। राजू ने दद्दाजी से पूछा, दद्दाजी, आपने कहा था हम काल फैक्ट्री जा रहे हैं, लेकिन हम रात को वहां क्यों जा रहे हैं? दद्दाजी गंभीर हो गए, क्योंकि दिन में वो जगह सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन रात में वहां कुछ जागता है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई, टिंकू का चेहरा पीला पड़ गया। सोना चुप थी, पर उसकी आंखें ट्रेन के कोनों को जैसे टटोल रही थी। वो औरत और उसकी काली बिल्ली। टिंकू को एहसास हुआ कि सामने बैठी औरत की बिल्ली उसे घूर रही है। उसकी आंखें हरे रंग की थीं और उनमें कोई सामान्य बात नहीं थी। भैया, टिंकू ने कांपते हुए कहा, यह बिल्ली मुझे ऐसे देख रही है जैसे मुझे खा जाएगी। महिला धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी। इसने तुम्हें पहचान लिया है, उसने कहा। अब तुम इसका हिस्सा हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह औरत बहुत अजीब है। उसका चेहरा जैसे ठंडा पड़ चुका है। राजू ने गौर किया। उसका चेहरा सच में मानो मरा हुआ लग रहा था, पर फिर भी जीवित। दद्दाजी की कहानी, काल फैक्ट्री का इतिहास। बहुत साल पहले दद्दाजी ने कहना शुरू किया, काल फैक्ट्री चंद्रपुर की जान थी। वहां हजारों लोग काम करते थे, लेकिन उसके मालिक सेठ गोपाल दास के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या? राजू ने पूछा। वो अमर बनना चाहता था। उसने फैक्ट्री के नीचे एक प्रयोगशाला बनवाई। वहां बच्चों के खून, सांपों के जहर और बूढ़ों की हड्डियों से प्रयोग होते थे। बच्चों ने दबी सांस ली। एक दिन वहां भीषण आग लग गई। किसी ने नहीं देखा कि कैसे, लेकिन उस दिन से वो जगह बंद है और कहते हैं जो भी रात को वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। कैज लाश कहा देखा, वहां था ट्रेन में बदलाव। जैसे जैसे ट्रेन फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी, वातावरण बदलने लगा। बत्तियां झपकने लगी, दरवाजे खुद बंद हो गए। खिड़की के बाहर घना अंधेरा फैलने लगा। अचानक वह महिला उठ खड़ी हुई। उसकी बिल्ली उसकी गोद से छलांग लगाकर हवा में तैरने लगी। टिंकू की चीख निकलते रह गई। महिला ने कहा, अब समय आ गया है। सेठ गोपाल दास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप कौन है? मीरा ने पूछा। मैं उसकी दूत हूं। मैं देखती हूं कौन अंदर जाने लायक है और कौन सिर्फ बलि का बकरा। बिल्ली ने फुफकार मारी। तभी एक लंबा सांप रेंगता हुआ महिला के पैरों के पास आ गया। उसकी आंखें भी हरी थी, वो भी हवा में उठ गया। ये क्या हो रहा है? राजू ने पूछा। अब रास्ता केवल एक ही है, महिला बोली, और वो है आगे। काल फैक्ट्री स्टेशन। ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर एक टूटा प्लेटफॉर्म था। धुंध में ढंका जंग लगे बोर्ड पर लिखा था काल फैक्ट्री स्टेशन। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे। फैक्ट्री की पुरानी इमारत सामने दिखाई दे रही थी, एक भूत की तरह खड़ी। दद्दाजी ने कहा, अब जो देखोगे वो सपना नहीं होगा, चलो। बच्चों ने दद्दाजी का हाथ थामा। सोना ने धीमे स्वर में कहा, वो इमारत बोल रही है, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या कह रही है? मीरा ने पूछा। कह रही है, स्वागत है बच्चों। रात अपनी गहराई को पार कर चुकी थी। ट्रेन अब स्थिर थी और प्लेटफॉर्म पर उतरते ही बच्चों के पैरों के नीचे की जमीन मानो ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी, जैसे पुराने तेल और जले हुए लोहे की गंध हो। यह बहुत अजीब लग रहा है, मीरा ने कहा। यह जगह अब इंसानों की नहीं रही, दद्दाजी बोले। यहां समय नहीं चलता, यहां सिर्फ वो चलता है जो फैक्ट्री में बंद है। चारों बच्चों ने फैक्ट्री की इमारत की ओर देखा। एक विशाल धातु की बनी हुई इमारत, जिसकी दीवारें काले काले धब्बों से भरी थीं। उसके ऊपर एक पुराना बोर्ड लटका था, काल इंडस्ट्रीज 1921। बोर्ड के नीचे एक और लाइन धुंधली सी पढ़ी जा सकती थी, जहां समय ठहरता है, फैक्ट्री का दरवाजा। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो दद्दाजी ने लोहे के हैंडल को छूने से पहले बच्चों को चेतावनी दी, अंदर जो भी देखोगे उसे देखने के बाद भूल नहीं पाओगे। तैयार हो? बच्चों ने सिर हिलाया। जैसे ही दद्दाजी ने दरवाजा खोला, एक झटके के साथ हवा बाहर आई, जैसे 100 सालों से किसी चीज ने सांस रोक रखी हो। अंदर घुप अंधेरा था। दद्दाजी ने लालटेन जलाई और एक लंबा कॉरिडोर रोशनी में आया। उसकी दीवारें गीली लग रही थीं और कहीं कहीं से खून की बूंदें टपक रही थी। राजू ने फुसफुसाया, ये खून असली लग रहा है। सोना ने सिर हिलाया। ये पुराना है,
लेकिन अब भी ताजा महसूस हो रहा है। दीवारों से आती आवाजें। जैसे ही वे कॉरिडोर में आगे बढ़े, चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे दीवारें कुछ बोल रही हों। प्यासी हैं, खून चाहिए, बच्चे आए हैं। टिंकू डर से दद्दाजी की पीठ से चिपक गया। मीरा ने दीवार पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गई। दीवार धड़क रही थी जैसे उसमें दिल हो। यह फैक्ट्री जिंदा है, मीरा बोली। दद्दाजी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो आत्माएं इसमें मरी थी वो कभी गई ही नहीं। पुराना हॉल और रिकॉर्ड प्लेयर। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयर रखा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा खुद बंद हो गया। अचानक रिकॉर्ड प्लेयर चालू हो गया। एक भारी आवाज गूंजने लगी, मैं गोपाल दास बोल रहा हूं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम मेरे खेल में आ चुके हो। बच्चे चौंक गए। ये किसकी आवाज है? राजू ने पूछा। दद्दाजी ने गहरी सांस ली। ये सेठ गोपाल दास है, वही जिसने इस फैक्ट्री को नरक में बदला। रिकॉर्ड में आवाज जारी थी, तुम सबको चुनौतियां दी जाएंगी। हर चुनौती में एक आत्मा की कीमत होगी, लेकिन अगर तुम जीत गए तो रहस्य खुलेगा। अगर हार गए तो यही जगह तुम्हारा अंत होगी। पहली चुनौती, बोलने वाला जानवर। रेडियो बंद होते ही एक दरवाजा खुला। वहां से निकला एक अजीब जानवर, बिल्ली और लोमड़ी के बीच का जीव, जिसके चेहरे पर इंसान जैसी आंखें थीं। उसने बोला, स्वागत है बच्चों, मैं तुम्हारी पहली चुनौती हूं। टिंकू चौंक कर पीछे हटा। इंसान की तरह कैसे बोल रहा है? क्योंकि मेरी आत्मा इसी फैक्ट्री ने खा ली थी, उस जीव ने कहा। अब मैं उसका संदेशवाहक हूं। चुनौती। हॉल में 4 शीशे थे, उनमें हर बच्चे का एक डर कैद था। राजू का डर, अंधेरा मीरा का डर, ऊंचाई टिंकू का डर, खून सोना का डर, सांप। इन डर को हराए बिना तुम आगे नहीं जा सकते, उस जीव ने कहा। डर का सामना। राजू का सामना अंधेरे से। अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। राजू अकेला रह गया। आवाजें गूंजने लगी, तू कभी नहीं बच पाएगा। राजू ने अपनी जेब में रखी मां की दी हुई माला को छुआ और बोला, मैं डर के आगे नहीं झुकता। एकदम से रोशनी लौट आई। मीरा और ऊंचाई। हॉल की जमीन गायब हो गई। मीरा को लगा वो हवा में तैर रही है। नीचे गहरी खाई। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सब भ्रम है। और वो सही थी। जमीन वापस आई। टिंकू और खून। उसके पैरों में खून बहने लगा। आवाज आई, तेरी जान हम लेंगे। टिंकू रोने लगा, लेकिन तभी उसकी बहन सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, डर मत, मैं हूं ना। खून गायब हो गया। सोना और सांप। एक सांप उसके पैरों के पास फुफकारने लगा, लेकिन वो चुप रही। सांप उसकी आंखों में झांकते ही जम गया। ये बच्ची साधारण नहीं है, जानवर ने बुदबुदाया। पहली जीत। पहला रहस्य खुला। जानवर मुस्कुराया। तुम सबने पहली चुनौती पार कर ली। हॉल में एक पेंटिंग प्रकट हुई। उसमें एक आदमी था, चेहरे पर नकाब, हाथ में छड़ी। नीचे लिखा था, वह जो आत्माओं से खेलता था। दद्दाजी बोले, ये गोपाल दास है। अब हम इसके और करीब हैं। काल फैक्ट्री के हॉल में जब पेंटिंग सामने आई तो बच्चों की आंखों में अजीब सी चमक थी। अब उन्हें एहसास हो गया था कि यह जगह सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। दद्दाजी पेंटिंग को घूरते हुए बोले, सेठ गोपाल दास सिर्फ फैक्ट्री का मालिक नहीं था, वो एक काला साधक भी था। वो अमरता चाहता था और उसके लिए उसे चाहिए थी मासूम आत्माएं। राजू ने पूछा, क्या आपने उसे कभी देखा है? दद्दाजी ने लंबी सांस ली। मैंने उसे मरा हुआ देखा है, पर जिंदा भी। बच्चों की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सीक्रेट लेबोरेटरी की ओर पेंटिंग के नीचे से जमीन खिसकती हुई खुलने लगी। उसमें एक पतली सुरंग थी जो नीचे गहराई में जा रही थी। मीरा ने फुसफुसाया, ये तो जैसे जमीन के अंदर जा रही है। दद्दाजी बोले, यह वही सुरंग है जो गोपाल दास की सीक्रेट लैब तक जाती है, जहां उसने अपनी सारी काली साधनाएं की थी। बच्चों ने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाए। सीढ़ियां संकरी थी और हर कदम पर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, लौट जाओ, ये रास्ता मौत का है। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मरे हुए बच्चे की आत्मा। सीढ़ियों के अंत में एक कमरा था जिसमें एक बड़ा कांच का टैंक रखा था। उसमें तैर रही थी एक बच्चे की लाश। सफेद आंखें, नीली त्वचा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। सोना उसके पास गई और धीमे से बोली, तुम मरे नहीं हो, तुम इंतजार कर रहे हो। अचानक उस बच्चे की आत्मा निकलकर बाहर आई। उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली और बच्चों के चारों ओर घूमने लगी। मैं अर्जुन हूं, आत्मा बोली। मैं 1955 में मारा गया था, लेकिन मेरी आत्मा यहां बंधी रह गई। क्यों? टिंकू ने डरते हुए पूछा। क्योंकि गोपाल दास ने मेरी आत्मा को अपने प्रयोग के लिए कैद किया था, लेकिन अब तुम लोग मुझे आजाद कर सकते हो। अर्जुन ने बच्चों को एक प्राचीन किताब दी जिसमें गोपाल दास की साधनाओं के मंत्र और रहस्य थे।
सांप और बिल्ली की असली पहचान। तभी दीवार से वही महिला प्रकट हुई जिसकी गोद में बिल्ली थी। अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह हरी हो चुकी थीं और चेहरे पर इंसानी खाल की जगह सांप जैसी चमड़ी थी। उसकी बिल्ली अब एक विशालकाय काले तेंदुए में बदल चुकी थी, जिसकी पीठ पर सांप लिपटा हुआ था। बहुत हो गया खेल, वो बोली। अब आत्माएं वापस चाहिए और तुम सब बलि चढ़ोगे। दद्दाजी आगे आए। तू गोपालदास की रक्षक है ना, पर आज तुझे भी रुकना होगा, महिला ने फुफकारते हुए कहा। और तू तू कौन होता है? दद्दाजी ने एक छड़ी निकाली जिस पर प्राचीन चिन्ह उकेरे थे। मैं वही हूं जो तेरे मालिक की सबसे बड़ी भूल था। मैं इस फैक्ट्री का पहला श्रमिक था जिसने गोपालदास को उसके पहले प्रयोग में मना किया था, और उसने मुझे यहीं फांसी दी थी। बच्चे चौंक गए। दद्दाजी, आप मरे हुए हैं? नहीं, दद्दाजी मुस्कुराए, पर मेरी आत्मा आधी इस फैक्ट्री में कैद है। साधना कक्ष और अंतिम द्वार। अर्जुन की आत्मा ने बच्चों को रास्ता दिखाया और वे पहुंचे मुख्य साधना कक्ष में। वहां एक बड़ा चक्र बना था, सांप, बिल्ली, बच्चे और बूढ़े की आकृति से मिलकर। कक्ष के बीचों बीच एक और दरवाजा था जिस पर लिखा था, अमरता के लिए आत्मा की बलि दो। राजू ने किताब खोली। उसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोले उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना होगा। आत्मा की सच्चाई से बड़ा कोई बलिदान नहीं। बच्चे चुप हो गए। तभी सोना आगे आई। मैं दूंगी बलिदान। नहीं, मीरा चिल्लाई, तू सबसे छोटी है, तुझे नहीं। पर तब सोना की आंखों से आंसू निकले और वो बोली, मेरी मां ने मुझे यहां भेजा था ताकि मैं अर्जुन की आत्मा को आजाद कर सकूं। अर्जुन मेरा भाई था और मैं उसकी बहन हूं। अंतिम निर्णय। सोना ने आत्मा को छूते ही आंखें बंद की। अर्जुन की आत्मा तेज रोशनी में बदल गई और वो सीधा दरवाजे में समा गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से आवाज आई, सेठ गोपालदास मर चुका है, पर अब पूरी तरह से समाप्त होगा। अंदर एक काली मूरत बैठी थी, आंखें बंद, सांसें चलती हुई। राजू ने किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ी, जो मृत्यु को हराना चाहता है वो खुद मृत्यु बन जाता है। मीरा ने मंत्र पढ़ा। मूरत कांपने लगी। गोपालदास की आंखें खुली, लेकिन उनमें अब सिर्फ डर था। नहीं, मैं अमर हूं। उसकी चीख हवा में गूंज गई और फिर वो जलकर राख हो गया। फैक्ट्री का अंत। जैसे ही गोपालदास मरा, फैक्ट्री में झलझला आया। दीवारें गिरने लगीं। जानवर, आत्माएं, धुंध, सब उड़ने लगे। बच्चे बाहर की ओर भागे। दद्दाजी ने उन्हें आखिरी बार देखा और कहा, अब मेरी आत्मा भी आजाद है। उनका शरीर रोशनी में बदल गया और हवा में उड़ गया। 1 साल बाद चंद्रपुर फैक्ट्री की जगह अब एक फूलों का बाग बन गया था। वहां एक पत्थर लगा था। यहां बच्चों ने बुराई को हराया। मीरा, राजू, टिंकू एक बेंच पर बैठे थे। राजू ने पूछा, सोना सच में गई? मीरा मुस्कुराई, नहीं, वो हर रात सपना बनकर हमसे मिलने आती है और कहती है, मैं यही हूं जहां आत्माएं अब शांति में है।